में कि जिसमें हर एक के पास हर चीज़ का हल भी मौजूद है, हतमियत भी मौजूद है, मुकम्मल तौर पे बाखबर भी है और जो वो सोचता है वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। इसके दरमियान इन्होंने एक डायलॉग की बात शुरू की। डायलॉग का मतलब शायद अपनी राय को इम्पोज करना नहीं होता, बल्कि इख्तलाफ राय में से इत्तफाक के रास्ते ढूंढना होता है। मैं 2 साल से 2.5 साल से मफाहमत की बात कर रहा हूँ। मैं अकेला ही था। सब पूछते थे दोस्त कि ताड़े पीछे कौन है। मैं कहा यार मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर ताड़ा की बढ़ेगा। वो सब लोग जो बड़ी असूली बात करते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपके पीछे कौन। तो बात यह है कि हम पीछे देख के चलने वाली कौम है। उसके अंदर इन्होंने आगे बढ़ने की एक बात की है, तो मैं फर्स्ट टाइम मोटिवेट हुआ कि इस महफिल में आके इन्हें भी मुबारकबाद दूं और आगे की उम्मीद के रास्ते भी देखो। इनकी कामयाबी जो है, मैं बड़ी वजाहत से इन्हें कहना चाहता हूं कि वो तसलसल में है। अगर ये डायलॉग के प्रोसेस को मुसलसल चलाते रहेंगे, उसको आवाम से करीब तर ले जाएंगे और उसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है उसको इंसाफ पे रखेंगे, तो यकीनन इसमें से नतीजा निकलेगा। स्टेक होल्डर्स कौन है? वो तो पॉइजनस स्टेक होल्डर्स हैं। वो तो डिस्ट्रक्शन के मतलब प्रोपेलेंट्स हैं, जो ना इनको मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना वोट को मानते हैं, ना किसी के हक को मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को मानते हैं। अगर वो कौम के फायदे को सोचते होते, अगर वो ताकत के फायदे को सोचते होते, वो भी नहीं। वो तो अपनी जाती फायदे को सोचते हैं, अपने पेट से सोचते हैं और उसके बाद उन स्टेक होल्डर्स को साथ लेके आप कितनी दूर तक चले जाएंगे, ट्राई कर ले जिसने करना है। ये तो मैंने एक खैर वैसी जनरल सी बात कर दी। जहां तक सवाल है डायलॉग का, मैं फवाद साहब से और तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा कि डायलॉग इस वक्त जो है, डायलॉग में हमेशा 2 फरीक होते हैं जिनके दरमियान डायलॉग होते हैं। डायलॉग की एक मिसाल, पॉलिटिकल डायलॉग की एक मिसाल पाकिस्तान में कामयाब मिसाल मौजूद है। वो भुट्टो साहब ने पीएनए के साथ किए थे। एक तरफ भुट्टो साहब बैठे थे, दूसरी तरफ और उनके साथी थे, दूसरी तरफ पीएनए के तमाम लीडर्स थे जिनको उन्होंने जेलों से निकाल के अपने सामने बिठाया। उन पे मुकदमे भी थे, दहशतगर्दी के मुकदमे भी थे, सब कुछ था। उसके बाद ये डायलॉग हुआ। भुट्टो साहब ने वजीर आजम के तौर पे डायलॉग किया और पीएनए ने अपोजिशन के तौर पे डायलॉग किया। ये डायलॉग कामयाब रहा। फिर इस डायलॉग को रोकने का और इसकी कामयाबी को आवाम तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था, फिर किसी को मार्शल लगाना पड़ा। आज भी अगर आप डायलॉग करेंगे तो या तो वो कामयाब रहेंगे या जिसने रोकना होगा वो सामने आ जाएगा माजरत के साथ। ये मैं सब से दरखास्त करना चाहूँगा कि इश्यू जो है वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का नज़र आता है। असल में ये इश्यू जो है ये इमरान खान और हुक्मरानों का है। अब शायद कोई एक फर्द भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि हमारे हुक्मरान और सियासी हुक्मरान इतने शानदार और इतने मजबूत उनकी बैकग्राउंड है कि उन्होंने हमेशा इस कौम को पिछले देखें 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, आज तक 3 फैमिलीज जो है या 2 फैमिलीज जो है उनका इक़्तिदार चल रहा है। मैं मार्शल लॉ की हुकूमत के साथ रहा हूँ। मुझे पता है कि हर मार्शल लॉ के अंदर भी यही खानदान साथ होते हैं और हर हुकूमत में भी यही खानदान साथ होते हैं। जितनी भी कर्जे लिए गए हैं सारे इन्होंने लिए हैं। 73 से 80% तक कर्जे जो है इन्होंने लिए हैं, लेकिन आज भी ये मासूम है। आज जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। आज जो टकराव है इमरान खान साहब और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, वो और एक मासूम सा किरदार है जो इसके पीछे बैठा हुआ है। आइन का अख्तियार उसके पास है, प्राइम मिनिस्टर हाउस उसके पास है, प्रेसिडेंट हाउस उसके पास है, तमाम ओहदे हुकूमती उसके पास है। उसके बावजूद वो नजर नहीं आता। यार ये हुक्मरान है या इन्होंने सुलेमानी टोपियां पहनी हुई है कि ये किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा भी नहीं है, किसी रिजॉल्व का हिस्सा भी नहीं है। इनको कोई ये भी नहीं समझता कि इनका कोई जुर्म है, इनको कोई ये भी नहीं समझता कि ये किसी मसले को हल कर सकते हैं। मसले को हल कौन कर सकता है?
जिसको ये फंसाना चाहते हैं। और मैं एक छोटी सी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये हाइब्रिड हुकूमतों की हिस्ट्री जो है ना, ये बड़ी अलमनाक है। पहली हाइब्रिड हुकूमत याया खान ने भोलपन में भुट्टो साहब के साथ बनाई। नतीजा क्या हुआ कि याया गद्दार बन गया, पाकिस्तान टूट गया और भुट्टो साहब अक़लियत में होने के बावजूद वज़ीर आज़म बना। अगला हाइब्रिड बना ज़ियाउल हक साहब का, उन्होंने बनाया मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। नतीजा ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने उसकी लेगेसी भी ले ली, उनका त्यारा भी क्रैश हो गया और एंड पे वो फारिग हो गए। और हाइब्रिड वाले सियासतदान इतने सादा नहीं होते कि वो किसी के नीचे लग जाए, सारा अख्तियार वो ले जाए और ये मासूम है। और उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत का तो मैं खुद विटनेस हूँ कि एनआरओ जब हुआ, बैरिस्टर साहब आपके सुनने की बात है ये, जब एनआरओ हुआ तो उस वक्त अमेरिका ने एनआरओ कराया और उस एनआरओ के बेनिफिशरीज कौन थे? पीपल्स पार्टी और एन ज़िया साहब पे आपकी नजरों के सामने उसका मुकदमा बन गया गद्दारी का, और पीपल्स पार्टी और नून जो है वो आज तक इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। और उसके बाद जो कुछ वो कर रहे हैं वो आज आपके सामने है। लिहाजा इस वक्त के भी जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको आप बहुत ताकतवर समझते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो सियासतदानों का मुकाबला उनकी जहानत और फतानत में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएं। तो मेरा जो, अब डायलॉग की तरफ आता हूँ वापस, मेरा जो इसके बारे में मौक़िफ़ है वो ये है कि हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए कि डायलॉग करें और अपोजिशन के साथ। वज़ीर आज़म, सदर और मियां नवाज शरीफ साहब, इन्हें चाहिए कि ये मुज़ाकरात करें उन लोगों के साथ जो जेल में है। ये जो बाहर बेचारे फिर रहे हैं, इनका तो वही हाल है कि वो अगर फवाद साहब कहेंगे जी आओ डायलॉग करते होंगे तो हम नहीं आते। अगर हम किसी डायलॉग में आ जाएंगे तो हमारी हैसियत मुतासर हो जाएगी, हमें किसी हल की तरफ जाना पड़ेगा। बात यह है कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत, वो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि 5 फरीक होने चाहिए। यार इतनी इनमें मतलब ताकत है कि ये एक ऐसे फर्द को जिस बेचारे का कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, चले मैं होने ना होने की होना नहीं चाहिए, आप एक आईनी सो कॉल्ड हुकूमत पे बैठे हुए हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो मुज़ाकरात होने चाहिए जिसमें आर्मी चीफ भी हो। कैसे? तुम क्यों कह रहे हो? अगर वो खुद आ जाएंगे जब तो सब कुछ कर लेंगे, फिर तुम्हारी क्या जरूरत होगी? तुम इख्तियार लेते हो जमहूरियत के नाम पे, अख्तियार लेते हो आइन के नाम पे, आइन के नाम पे लेने के बाद खुल्लम खुल्ला आइन की तौहीन करते हो। तुमने मुर्सी मार्शल्ला लगाया हुआ पाकिस्तान। अब देखें ये ट्रिक है, अब ट्रिक में आप एग्री करें ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि असल ट्रिक ये कर रहे हैं और ये इतने होशियारी से करते हैं कि ये सारा मलबा डाल देते हैं दूसरों पे। ये इन्होंने हमेशा भी किया, 75-73 से आज तक यही कुछ हो रहा है। अब हम थोड़ा सा डायलॉग की तरफ आ जाते हैं। मेरी कमेटी से गुजारिश होगी कि ये डायलॉग जो है इससे आगाही पैदा होती है, और ये आगाही जो है ये आवाम को एम्पावर करती है, और ये एम्पावरमेंट जो होती है ये हुक्मरानों को मजबूर करती है कि वो अपने अक़दार और अपने अमाल की इस्लाह करें। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये डायलॉग का सिलसिला तसलसल से चलना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए और मुल्क के हर शोबे में और आवाम तक इसको लेके जाना चाहिए, ये एक ज़रूरत है। और मैं इसमें ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक मुस्बत कोशिश है, और जब तक ये रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ना मईशत ठीक होगी, ना मुल्क का और कोई मसला हल होगा। इस वक्त ये जंग की कैफियत जो है, इसमें जो ये मैं एग्री करता हूँ कि जो बुनियादी इस्लाहात हैं और जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की इस्लाहात है, बस जमहूरियत इस मुल्क में 73 का आइन बना, अगले दिन एमरजेंसी लग गई, उससे आज तक कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। NSC अवार्ड पूरे का पूरा बोरियां भर के सूबों को मिल जाता है और चीफ मिनिस्टर्स के घरों में पहुंच जाता है। मतलब ये कोई तरीका नहीं है जिसके तहत हुकूमत चल रही है, इसलिए कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा। लेकिन आप एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इस डायलॉग को आगे बढ़ाएं। डायलॉग हुकूमत और कैद में मौजूद जो कायदीन है अपोजिशन के, उनके दरमियान होना चाहिए। डायलॉग जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होना चाहिए। अपोजिशन वही है जो हुकूमत के सामने, मैं तो समझता हूँ अपोजिशन की लाइन लगानी है तो 26वीं आईनी तरमीम पे लगा दे।
جس نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، جنہوں نے نہیں دیا وہ اپوزیشن کا حصہ ہے، اور اس بنیاد کے اوپر آپ ساری چیز کو لے کے آگے بڑھیں، اور آپ کا جو یہ سارا اقدامات ہے یہ یقیناً بہت مثبت نتائج دیں گے، اور اس سے ایک رزلٹ بھی نکلے گا اور عوام میں آگاہی پیدا ہوگی، اور یہ آگاہی ہی جو ہے یہ مسئلوں کو حل کرتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایشوز تو بہت ہیں لیکن ٹکراؤ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے اور اگین بات چیت ہے، اور اس بات چیت کو جب آپ آگے بڑھائیں گے تو یقیناً اس میں سے بہت بہتری نکلے گی، اور آج کا یہ ایک بہت خوش آئندہ آغاز ہے، اور یہ آغاز انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھے گا تو دیر بی لاٹ ان فیوچر۔ تھینک یو۔